इधर तो नहीं आ रहा है। अनुकूल जी, देख रहे हैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा अनुकूल जी। चलिए तो आज हम फटाफट बात करेंगे 5 से 10 मिनट में, बस फटाफट इन प्रोडक्ट का थोड़ा सा जानेंगे। इसे और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप बाद में मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम कृषि केयर डिवीजन के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा कृषि केयर डिवीजन है, अलेक्स का कृषि केयर डिवीजन। हमारा जो मिशन है, सबसे पहले मिशन के ऊपर बात करते हैं। हमारा मिशन है विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान। तो ये हमारी टैगलाइन है कृषि केयर डिवीजन की। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कृषि केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, वो क्यों यूज करने चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। देखिए दोस्तों, बचपन से 3 ही चीजें सुनते आए, इस पे तो बड़ी बड़ी मूवी भी बनी है। 3 ही चीजें हैं जो आदमी मानता है, रोटी कपड़ा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? रोटी कपड़ा और है ना, यही। अब इन तीनों की बात करें, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें हमारी एसेंशियल हैं जो हमें चाहिए। लेकिन इन तीनों में भी अगर प्रायोरिटी की बात करें तो आदमी बिना मकान के भी रह सकता है, बिना कपड़े के भी रह सकता है, लेकिन बिना रोटी के नहीं रह सकता। रोटी कपड़ा मकान में भी सबसे जो एसेंशियल चीज है जिसके बिना हम नहीं रह सकते वो है रोटी। और रोटी हमें कहां से मिलती है? खेती से, हमारी जमीन से हमें रोटी मिलती है। तो आज हम इस रोटी के ऊपर बात करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की। हमारी सबसे जो जरूरत है, सबसे मेन जो जरूरत है वो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। हम सब जिस वजह से जिंदा है वो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। बाकी और बहुत सारी इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। आदमी की जब उसकी इनकम होती है तो उसके आधार पे उसको ये जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारी जो बेसिक नीड है वो कौन सी इंडस्ट्री है? कौन सी इंडस्ट्री है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो आज उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे कुछ बात करेंगे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमारी उपलब्धि क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमारी उपलब्धि क्या है कि 1970 की अगर बात करें, 1970 में हमारी जनसंख्या थी कितनी? 53 करोड़। और आज हमारी पिछले साल की अगर बात करें तो हमारी जनसंख्या 133 करोड़। समझना एक बात को, हमारी जनसंख्या 1970 53 करोड़ से आज हो गई लगभग 140 करोड़। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उनके लिए उत्पादन या खाना ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन घटती जा रही है। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो ये जो होल है ना, हो सकता है यहां पर खेती होती होगी। जमीन घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जमीन जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी हमें खेती ज्यादा चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? जमीन घटती जा रही है। तो जमीन कम हो रही है, जनसंख्या ज्यादा है, तो हमें कम जमीन से ही ज्यादा उत्पादन लेना पड़ेगा, तभी पूर्ति हो सकती है। देखो जमीन तो फिक्स है, भारत की जितनी जमीन है उतनी है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जमीन है उसी से हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 चीजों का प्रयोग हुआ, 3 चेंजेस आए। क्या चेंज आए? पहला आया हाइब्रिड बीज बनाए गए। पहले साधारण बीज थे, लेकिन फिर हाइब्रिड बीज आए जिनसे उत्पादन बढ़ा। दूसरा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने लगे ताकि ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा उत्पादन होगा। तीसरा, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। ये तीनों चीजें हुई, डेवलपमेंट हुई खेती में, ताकि कम जमीन में हम ज्यादा उत्पादन कर सके। तो क्या क्या हुआ? हाइब्रिड बीज आए। पहले साधारण बीज थे, उनसे बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, तो हाइब्रिड बीज लाए गए। दूसरा, रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग होने लगा। और तीसरा, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। अब ये तीनों चीजें परिवर्तन आए। इससे क्या चेंज आया आप समझना कि इससे क्या चेंज आया। आप सब लोग किसान हैं, जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं। मैं आपको एक ही चीज बता दूं, कोई भी पौधा, कई लोग बोलते हैं सर गेहूं के लिए क्या अच्छा है, बाजरे के लिए क्या अच्छा है, गोभी के लिए क्या अच्छा है, मूली के लिए क्या अच्छा है। मैं आपको एक जनरल बात आज बता दूं, कोई भी पौधा है, किसी भी चीज का पौधा है, चाहे गेहूं का है, चाहे बाजरे का है, चाहे जवार का है, चाहे मक्के का है, चाहे कोई सब्जी का है, चाहे कोई फ्रूट का है, किसी भी का, किसी भी चीज का कोई भी अगर पौधा है, तो जैसे हमें खाने की जरूरत पड़ती है ना, जैसे इंसान को चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट चाहिए, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसी तरह धरती के सभी पौधे को, चाहे कोई भी पौधा हो, उसको ये 7, 3, 10 और 3, 13 और 3, 16 प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए।
चाहे कोई भी फसल हो आपकी, XYZ कोई भी फसल हो, 16 प्रकार का खाना उस पौधे को चाहिएगा तो वो ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब 16 प्रकार के खाने में क्या है? पहले 3 प्रकार का खाना है कार्बन, ये जो गैसेस है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये पहले प्रकार के 3 तरह के खाने हैं, ये उसको एनवायरमेंट से मिलते हैं। चाहे कोई भी पौधा आपकी कोई भी फसल है, पहले 3 प्रकार का खाना कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहां से मिलता है? उसको हवा से मिलते हैं। उसके बाद जो उसका मुख्य खाना, जो उसको मुख्य खाना चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो है 3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, NPK। आप लोग NPK नाम से समझ गए होंगे, है ना? 3 है किसी भी फसल को, कोई भी XYZ फसल हो, फसल का जो मुख्य खाना है उसको ग्रोथ करने के लिए जो चाहिए वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, 3। फिर उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसी तरह फिर उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक, बोरोन, आयरन और ये सब कुछ। तो फसल का जो मुख्य खाना है वो है 3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, जो फसल को ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर आपके बच्चों को प्रोटीन चाहिए, अगर उसको ग्रोथ चाहिए तो उसको प्रोटीन देना पड़ेगा, उसको कैल्शियम देना पड़ेगा, उसको कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप चाहते हैं आपकी फसल ग्रो करे तो हमें 3 खाना, पहले वाले तो 3 तो एनवायरमेंट से ले लेगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन मुख्य खाना है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये हमें देना पड़ता है। हर फसल का अपना एक अलग है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे धान, गेहूं, सभी प्रकार की दाल, सभी प्रकार की सब्जियां, इनको मुख्य, जो उनका मुख्य भोजन है नाइट्रोजन, वो चाहिए 36 से 40%। हर एक फसल का अपना एक प्रमाण है कि उनको इतना नाइट्रोजन चाहिए। कपास, मक्का, सोयाबीन, इनको चाहिए 42 से 46%। केला, गन्ना, सभी प्रकार के फल के पेड़, इनको चाहिए 46 से 52%। इतना नाइट्रोजन इनको चाहिए ग्रोथ कराने के लिए। समझ में आ रही कुछ बात? थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूं पर समझने की कोशिश करना। कपास, सोयाबीन 42 से 46%, केला, गन्ना, सभी प्रकार के फल, इनको चाहिए 46 से 52% नाइट्रोजन। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो जमीन है उसमें टोटल नाइट्रोजन का जो प्रमाण है वो 12% से 20% है। उनको कितना चाहिए? 36 से 40%, 42 से 46%, 46 से 52%। लेकिन हमारी जमीन में नाइट्रोजन का प्रमाण है 12 से 20%। जब इतना तो जमीन से ले लेते हैं तो बाकी उसको हमें बाहर से देना पड़ता है। और नाइट्रोजन बाहर से देने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? सब किसान बैठे हैं, क्या यूज करते हो नाइट्रोजन के लिए? यूरिया इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यूरिया। अब यूरिया जो आप लेके आते हैं, यूरिया का कट्टा बाजार से लेके आते हैं, उस पे आपने कभी पढ़ा कि उस पे लिखा होता है नाइट्रोजन N कितना % लिखा होता है उस पे? पढ़ा है आपने? N कितना होता है? 46%। तो यूरिया हम नाइट्रोजन के लिए डालते हैं, उस पे लिखा होता है 46%। सिंगल सुपर फोस्फेटियम फॉस्फरस के लिए डालते हैं, इसमें लिखा होता है 16%। और म्यूरेट ऑफ पोटास के लिए उसमें लिखा होता है 60%। ये तीनों चीजें हैं NPK, जिनको पूरा करने के लिए हम अपने खेत में डालते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, उनके कट्टे पे आप देखना जाके 46%, 16% और 60% लिखा होता है। अब नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, यूरिया का एग्जांपल लेते हैं। यूरिया के कट्टे पे लिखा है N 46%। समझना एक चीज को, उसमें नाइट्रोजन 46% है। तो एक चीज दिमाग लगाना दोस्तों, अगर उसमें नाइट्रोजन 46% है तो बाकी 54% क्या है? अभी आज तक खेत में डालते हो, उसमें लिखा है नाइट्रोजन 46%, तो बाकी 54% क्या है उसमें? मैं बताता हूं आपको क्या है। आप सब लोग, कोई कहीं से आया, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई झारखंड से आया। महाराष्ट्र वाले एक बस करके आए हैं, एक ट्रैवलर बस करके आए हैं महाराष्ट्र से लोग। कोई यहाँ हरियाणा से आए, अपनी गाड़ी वाड़ी लेके आए हैं। कोई राजस्थान के, वो भी कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, सब लेके आए ना, कोई कुछ ना कुछ। वो जो गाड़ी जो आप लेके आए हैं वो है आपका कैरियर। क्या है आपका? कैरियर। आपको अपनी जगह से इस हॉल तक लाने का जो माध्यम है वो क्या है? आपका कैरियर। और वो कैरियर आपने, कोई बस में आया, जैसे राव साहब बोल गए और बाकी सब लोग बस में आए, कैरियर था उनका बस, तो आपने उस कैरियर का क्या किया? कहां पे खड़ा किया उसको? हॉल के बाहर खड़ा किया कैरियर। जो भी आपका कैरियर था, चाहे गाड़ी, बाइक, स्कूटर, हवाई जहाज, जो भी आप आए, कैरियर आपने बाहर छोड़ा और आप अंदर आ गए। अगर कल्पना करो, अगर क्या होता अगर आप अपना कैरियर भी हॉल में ले आते, तो अगर बस को यहाँ घुसा देते, बाइक को यहाँ घुसा देते, गाड़ी को यहाँ घुसा देते, कल्पना करो तो इस हॉल की यहाँ की हालत क्या होती? सब अस्त व्यस्त हो जाता, सब खराब हो जाता है यहाँ पे काम। वही खेत के साथ होगा, आपके खेत के साथ। उस नाइट्रोजन जो यूरिया के कट्टे में 46% नाइट्रोजन है, बाकी 54% है कैरियर। उस नाइट्रोजन को आपके खेत तक पहुंचाने का माध्यम था वो कैरियर। और हमने क्या किया? वो यूरिया खेत में डाला, 46% नाइट्रोजन मिल गई, आपकी फसल अच्छी होगी, लेकिन 54% कैरियर वहीं पे डंप हो गया।
उसी तरह आपने सिंगल सुपर फोस्फेट जो फॉस्फोरस के लिए डालते हैं 16% उसमें केवल फोस्फेट है, 84% कैरियर है। म्यूरेट ऑफ पोटास का आप कट्टा लेके आते हैं, उसमें 60% उसमें पोटास है, 40% उसमें कैरियर है। सोचिए आप, जितने आपकी खेत को, जितने आपकी फसल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा तो कैरियर है जो आपकी फसल में डंप होता जा रहा है। इसका नतीजा क्या है? ये नॉर्मली खेत का प्रमाण होना चाहिए, आपकी जमीन का ये रेशो होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी फसल अच्छी हो, क्या होना चाहिए? 25% उसमें पानी होना चाहिए, 25% एयर होनी चाहिए, मिनरल पार्टिकल उसमें 45% होने चाहिए, और बाकी उसमें रूट्स वगैरह, खाद वगैरह सब मिला के बाकी का जो परसेंटेज बच गया ये होना चाहिए। क्लियर है बात? ये आपकी स्वस्थ जमीन का एक रेशो है कि आपकी जमीन में इतना होना चाहिए। 25% पानी, 25% हवा, 45% मिनरल पार्टिकल और 5% ऑर्गेनिक मैटर, जड़ वड़ सब आ गई इसमें। अगर आपकी जमीन ये है तो आपकी जमीन हेल्दी है। लेकिन हो क्या रहा है? हम यूरिया डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, फॉस्फोरस डाल रहे हैं, नाइट्रोजन यूज हो रही है, फॉस्फोरस यूज हो रहा है, पोटास यूज हो रहा है, लेकिन जो कैरियर है वो डंप होते जा रहे हैं, और आपकी जमीन की स्थिति ये हो गई है आज। सारा जो कैरियर है ना, जो मिनरल्स, वो सब आपकी जमीन में जमते जा रहे हैं। स्थिति ये बन गई है 75% मिनरल पार्टिकल है, 25% गैस वाटर है, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल है। बस ये आज आपकी जमीन की स्थिति बन गई। आप नोट करना, आज से 20 साल पहले आपकी जमीन कितनी नरम थी और आज आपकी जमीन की स्थिति क्या है या नहीं है? यही है बंजर जमीन होने का एक नतीजा। हमने इस बार 1 कट्टा यूरिया का डाला, हमारी फसल अच्छी हुई, बोले अच्छा मजा आ गया, अगले साल 2 कट्टे डाल दिए, फसल तो अच्छी हुई, लेकिन जो कैरियर थे जो आपकी जमीन में डंप होते जा रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं हो रहा, उनका वो कहीं नहीं जा रहे, वहीं डंप होते जा रहे हैं। ये आज आपकी जमीन की स्थिति है, और यही किसान का सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जमीन बंजर होती जा रही है। बोले पहले बहुत पैदावार होती थी, अब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जमीन में मिनरल्स पार्टिकल जमते जा रहे, कैरियर डंप होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी जमीन नरम रहे, ये मिनरल पार्टिकल्स वहां से खत्म हो जाए, आपकी जमीन में वापस एयर का संचार हो जैसा पहले था। अगर बात करें 25% एयर थी और बाकी 25% वाटर था, अगर आप चाहते हैं वही स्थिति हो, तो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट हमने बहुत ही बड़ा इनोवेशन करके वो शानदार एक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा वो प्रोडक्ट कौन सा है। वो प्रोडक्ट है भूमि पोषक। ये भूमि पोषक क्या करता है? सर वाली बात याद आ गई, ताली आखिर में हो जाएंगे है ना, टाइम कम है। तो भूमि पोषक क्या है? भूमि पोषक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जब आप इसको अपनी जमीन में इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपकी जमीन कठोर हो गई है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, उसमें वापस एयर का संचार हो जाएगा। और दोस्तों, जमीन जो पौधा होता है ना, पौधा, उसका जो 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब उसका जो जड़ें वाला सिस्टम है वो, और शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर नजर आता है। ऊपर वाला तब इतना अच्छा आएगा जब नीचे की जड़ें मजबूत होंगी। और जड़ों को फैलने के लिए कोई भी फसल, आपकी कोई भी पौधा कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी रूट है ना, मेन रूट, उसके अलावा जो लेटरल रूट है वो कितनी ज्यादा बनती है किसी भी की, उतना ही आपका पौधा विकास करेगा। और वो रूट्स, जो जड़ें हैं, वो ज्यादा इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि हमारी जमीन कठोर हो गई है। ज्यादा जड़ें नहीं बन पाती, इसलिए हमारी फसल कमजोर है, हमारा उत्पादन कम है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी जमीन भुरभुरी रहे, अच्छी रहे, तो उसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है, जिसका नाम है भूमि पोषक। ये करना क्या है आपको? ये आपको मिट्टी में डालना है। आपकी बिजाई करने से पहले, जो भी आप फसल बिजाई कर रहे हैं, फसल कुछ भी, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है, चाहे कपास है, जो भी, चाहे चना है, कुछ भी, ये आपको मिट्टी में डालना है। कैसे डालना है? इसका 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि इसको आप, ये वैसे अपना छोटा सा पैकेट है, तो ये सारे में छिड़कना मुश्किल होगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको? थोड़ी सी सूखी गोबर ले लेनी, जो खाद जिसको बोलते हैं, 20-25 किलो सूखी गोबर की खाद लेनी है। इस पैकेट को पूरा उसमें मिला देना और सारे खेत में इसको छिड़क देना है। या फिर खाद आपको नहीं मिल रही तो सूखी मिट्टी ले लें आप 20-25 किलो, इस पूरे पैकेट को उस मिट्टी में मिला के फिर उस मिट्टी को सारे खेत में आप एक बार छिड़क दें। ये दोस्तों इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है कि इसका लाइव डेमो आप 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ही देख सकते हो। आपको करना क्या है? आप ये ले पैकेट, और जो जमीन, एक जमीन है, एक खेत है, उसके आधे हिस्से में एक काम करें, इसको डाल दें, जैसे मैंने बताया उस तरीके से डाल दें। 24 से 48 घंटे बाद नंगे पैर जाएं, या जिसके खेत में डाला उसको बोले नंगे पैर आओ। नंगे पैर आएंगे, जो जिस पे नहीं डाला उस पे खड़े होकर देखेंगे, वो जमीन वैसी हार्ड रहेगी। 24 से 48 घंटे में, ज्यादा लंबी बात नहीं बता रहा, 48 घंटे बाद ही दूसरी तरफ खड़े होंगे तो आपको जमीन नरम नजर आएगी, केवल 24 से 48 घंटे के अंदर। इतना इफेक्टिवली ये प्रोडक्ट काम करता है।
या आपकी जमीन में एयर का संचार करता है, तो भूमि पोषक का काम करता है। दूसरा, अब अगर ये भूमि पोषक, तो क्या किया, जो कैरियर्स थे उनको खत्म कर दिया, लेकिन आगे फिर हम कैरियर डालेंगे, फिर फसल के लिए न्यूट्रिशन डालेंगे, तो उसके लिए क्या उपाय है? हो क्या रहा है? अब किसान को क्या है, किसान को कोई भी जाता है कुछ भी बोलता है कि इस बार तेरी पैदावार बढ़ जाएगी, ये दवाई डाल दे, ये कर दे, वो कर दे, फलाना डाल दे, दिकड़ा डाल दे, इससे कीटनाशक। क्या ये जो एक पैकेट है ये एक एकड़ जमीन के लिए है सर। हाँ, तो ये अब हो क्या रहा है, किसान के लिए कोई कुछ भी बोलता है, ये आपको कीटनाशक लेना है, ये फलाना डालना है, ये डालना है, तो हो क्या रहा है, किसान के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उत्पादन उसका कम होता जा रहा है, और इसी वजह से किसान दिनों दिन, हमारे देश में जो किसान है उसकी हालत खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र, आप पुणे में कई बार सुनते हैं किसान सुसाइड कर लेते हैं, मैंने देखा वहां पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पैदावार का नहीं मिलता, तो उस वजह से वो लोग मरने पे मजबूर हो रहे हैं। सोचे हमारे देश का जो अन्नदाता जो हमें पाल रहा है वही, उसकी हालत स्थिति नहीं है, तो हमें कोट पैंट पहन के और अच्छे अच्छे चमकने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, खाद में मैंने बताया ना, खाद में मिला के छिड़कना है इसको, उसको डाल दो ही मत ना, शुरू में इसको डालो, इसको सूखी गोबर की खाद या मिट्टी में मिला के डाला। बाकी मेरे से कोई और चीज है तो बाद में आप कंफर्म कर लेना। तो किसान के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उसके उत्पादन कम होता जा रहा है।